हिस्ट्री का क्लास सिक्स्थ का आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव मतलब कई लाख साल पहले जो लोग थे, उनके लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब आपको पता है, जो शिकार करते थे। और खाद्य संग्राहक जो भोजन को इकट्ठा करके रखते थे, शिकार वगैरह फल फूल को इकट्ठा मतलब खाने के लिए इकट्ठा करके रखते थे। भोजन भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पत्ते, पौधे, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण कि यह, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो ये कुछ कारण बताए हैं कि लोग एक जगह पर क्यों नहीं रुक कर रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। किन किन चीज़ों के औजार बनाए होंगे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं।
इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अभी बता रहा है कि ये औजार किस लिए इस्तेमाल करते थे। फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये पत्थर के कुछ औजार दिखाए गए हैं और ये किन काम के लिए यूज़ किया जाता था ये बताया गया है। ये बाएं में जो है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ये जो जड़ें हैं, इनको खोदने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता था। और इसका जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। तो ये कुछ काम हैं जिनके लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब लाल त्रिकोण वाले स्थान, ये देखिए, एक तो ये भीमबेटका हो गया, कुरनूल गुफाएं और ये हुस्की, ये 3 जगह लाल त्रिकोण वाले दर्शाए गए हैं जहाँ पे ये वे प्रस्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका, जो कि आज मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये एक चित्र है भीमबेटका की, जहाँ पे गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, ये देख सकते हैं। अब पुरास्थल क्या होता है ये देखिए। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। हमने कुरनूल की गुफा देखी थी जो लाल त्रिकोण वाला था। एक बार और देख लेते हैं। ये कुरनूल की गुफाएं 3 जगह थी, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुस्की, जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। तभी यहाँ की बात की जा रही है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब कुरनूल की गुफाओं में क्या मिले हैं? राख के अवशेष, मतलब कि उस समय के लोग आग जलाना जान गए थे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भोजन भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को
दूर आदि भगाने के लिए। अब ये आग का प्रयोग किस लिए करते थे ये बताया गया है कि किस लिए करते गए होंगे। प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर, और भी बहुत से कामों के लिए क्या करते होंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। चलिए कमेंट में बताइए आप। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। यानी कि वो प्राचीन काल जिस समय से पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं उसे पुरापाषाण काल नाम दिया गया है। अब पुरापाषाण काल कब का है, ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, लगभग 99% कहानी। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक का है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है, यानी कि 2,000 साल तक का काल माना गया है। मतलब कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, और मध्य पाषाण काल 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। अब इस काल में क्या है, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस मतलब कि इस काल के जो पत्थरों के औजार हैं वे बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ लघु पाषाण। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। मतलब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है, इसमें बहुत छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, और साथ ही साथ वो औजार भी बनाए जाते थे जो पुरापाषाण काल में बनाए जाते थे। अब अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो ये काल का आप समझ गए। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, और मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले के दौरान, और नवपाषाण काल 10,000 साल पहले के बाद जो आता है। मतलब कि जो सबसे नया काल होगा वो नवपाषाण काल होगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले मतलब मध्य पाषाण युग में। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे।
हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब खेती और पशुओं को पालने की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि पशुपालन। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए। ये कब की बात की जा रही है? 12,000 साल पहले की, जब मौसम में परिवर्तन हुआ, जब गर्मी बढ़ने लगी। और ये उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, केवल भारत की बात नहीं की जा रही है। इसमें कई सारे साउथ एशिया के देश आते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मैप उपमहाद्वीप का। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशु पालक बन गए होंगे। मतलब कि वो इसी तरह धीरे धीरे पशुओं को पालने लग गए। इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। लोगों द्वारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अब जब लोगों ने पौधे उगाए और जानवरों की देखभाल करना स्टार्ट किया तो उसे क्या नाम दिया गया है? घरेलूकरण की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, मतलब उनसे अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं के जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब इसमें बताया गया है कि लोग उस समय किस तरह के जानवर पालते थे और किस तरह की खेती करते थे, मतलब कि कैसे अनाज को चुनते थे जिनके दाने मोटे और बड़े हों और जानवर ऐसे जो अहिंसक हो। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। तो अभी इसमें बताया गया था कि जो पालतू जानवर है उनके दांत और सींग छोटे होते थे और जंगली सूअर या किसी भी जानवर के दांत बड़े होते थे। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नई जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक
पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण मतलब उनको आगे के लिए बचा कर रखना। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, मतलब कि ऐसे जानवर जिनको खाया जा सके। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मतलब कि वो पशुओं को पालने लग गए मांस के लिए, दूध के लिए। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? ठंड में स्वेटर वगैरह या कपड़े बुनने के लिए ऊन भी मिल सकते हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? बताइए कमेंट करके। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, जो मानचित्र हमने देखा था उसी की बात की जा रही है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? जो हमने उस समय देखा था वो तो लाल त्रिकोण थे, अब इसमें नीले वर्ग। चलिए एक बार देखते हैं। इसकी बात की जा रही है। मेहरगढ़, बुरजहोम, कुलडेवा, चिरांद, दाउजली होर्डिंग, हुल्लर, हल्लर, पेयमपल्ली, ये कौन से काल की जगह हैं? नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक मतलब मैंने बताया था जो 10,000 साल के बाद के हैं, और जो 12,000 से 10,000 साल के बाद बीच के थे वो मध्य पाषाण काल के थे, और जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के थे वो पूरा पाषाण काल थे। तो ये नवपाषाण काल, उस समय के पुरास्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि ये नीले कलर का वर्ग आपको दिखाई दे रहा है मैप में। ये कुछ जगह हैं। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब इन जगहों में स्टार्टिंग में जो किसान और पशु को पालने वाले होते थे, पशुपालक, उनके होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर के जो बीच का क्षेत्र है। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मतलब कि ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर में, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। ये वे पुरास्थल हैं जहां आरंभिक कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। वास्तव में ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। मतलब कि ये जो स्थान दिए गए हैं, ये जो किसानों और पशुपालकों की बस्तियां बसी हुई थी यहाँ पे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुपालकों की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष मिला है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब वो कैसे बता रहे हैं कि ये आरंभिक कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां हैं या नहीं? यहाँ पर इन्हें जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं तथा कुछ
विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जिन्हें वे पहचान सकते हैं कि ये किन जानवरों की हड्डियां हैं। स्थायी जीवन की ओर। अब ये स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े? स्थायी जीवन मतलब किसी एक ही जगह पर रुक कर रहना। उस समय तो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे भोजन की तलाश में, लेकिन वे धीरे धीरे एक ही जगह पर रुकना स्टार्ट हुए जब उन्होंने पशु पालना स्टार्ट किया, कृषक बने, किसानी खेती वगैरह की। उसके आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। जैसे कि बुर्ज होम के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। गर्तावास किन्हें कहा जाता है? तो गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। और ये कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में, जो कि मैप में अभी कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। नवपाषाण युग मतलब जो 10,000 साल पहले के बाद का है। ये वे औजार हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज व वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब जो नवपाषाण युग के कुछ उपकरण यानी कि औजार दिखाए गए हैं यहाँ मैप में, चित्र में, ये देखिए, ये पत्थरों के औजार हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि उस समय के लोग इसमें क्या रखते होंगे, सोच के बताइए कमेंट में। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब कुछ चित्रकारी वगैरह कुछ कर दे या बॉर्डर वगैरह साइड साइड में बना दिया, वैसा कुछ। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े बुनने भी लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब कपास के लिए कौन सा आवश्यक पौधा है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं? कपास। कपास ही वो पौधा है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? अब मतलब कहने का मतलब है कि पूरे महाद्वीप में ये जो परिवर्तन हो रहा है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पे घूम रहे हैं और वो धीरे धीरे स्थायी बन गए, क्या सब जगह एक ही साथ आ गए होंगे ऐसे परिवर्तन? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से बदलाव परिवर्तन आए हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब इसमें पूछा गया है मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो। चलो एक बार देखते हैं। ये रहा मेहरगढ़, ये भी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब ये कहाँ पे है? बोलन दर्रे के पास हरा भरा स्थल। और इस रास्ते से कहाँ जाते हैं? ईरान। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा।
ये वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों दोनों ने इस इलाके में सबसे पहले कौन सी फसलें, जौ और गेहूँ उगाना और कौन से पशु पालना स्टार्ट किया, भेड़ और बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब इस टाइप के घर मिले हैं जिनमें हर घर में ऐसे 4 कमरे हैं। अब इनमें ये कहा जा रहा है कि जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, मतलब कि अनाज को रखने के काम आते होंगे। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, मतलब क्या क्या सेम चीज़ें हैं। मेरे को तो एक ही सेम चीज़ दिखाई दे रही है कि दीवारें 4 हैं और इसमें छत नहीं है। एक ये सेम नहीं है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः, ये मेहरगढ़ की बात की जा रही है, उसके सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ कब्रों में उसके कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? पहचानो। अब आप इसमें कल्पना करिए, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। उपयोगी शब्द और इनको देख लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक, ये तो चैप्टर का नाम ही था, आपको पता ही है कौन थे। पूरा स्थल भी हमने पढ़ा था। उद्योग स्थल, जहाँ पे मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह होती है। आवासीय स्थल, जहाँ रहने की जगह है, जहाँ घर वगैरह, रेजिडेंशियल एरिया। अब ये हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल। ये तीनों देखा था हमने किस किस काल में थे ये। कृषक, पशुपालक और नवपाषाण युग और ये कब्र। अभी आप लोग करिए, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें धूप बारिश वगैरह से बचे रहते थे। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? 12,000 साल पहले। ये सब हमने पढ़ा था, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि खेती की बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए उनको वेट करना पड़ता था फसल तैयार होने तक। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये तथ्य मैंने बताई थी आपको। मध्य पाषाण काल युग 12,000 से 10,000 पहले, और जो बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ वो भी 12,000 साल पहले, मतलब कि मध्य पाषाण युग में ही हुआ था। और नव पाषाण युग 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले। और जो पूरा पाषाण था वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। चलिए, चैप्टर ख़त्म हो गया।